better stage to showcase this film. Thank you so very much. विश्व मंच पर भारत के फिल्म ने धूम मचा दी है। तनु वेड्स बनू जैसे सुपरहिट फिल्मों में बतौर हीरो पॉपुलर हुए आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। दरअसल इस फिल्म को 75वें कान फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर चुना गया था और जब पलाई द फेस्टिवल के कन्वेंशन सेंटर में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो दर्शक झूम उठे। दुनिया भर के लोगों के बीच इसे इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला कि तालियां बंद ही नहीं हो रही थी। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट आर माधवन की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म है और जो इसरो के अंतरिक्ष वैज्ञानिक नाम्बी नारायण के जीवन की घटनाओं को दिखाती है। इस स्क्रीनिंग में इसरो वैज्ञानिक नाम्बी नारायण खुद भी मौजूद रहे। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद जहां मौजूद दर्शकों ने जोरदार प्रतिक्रिया दी। पूरे 10 मिनट के लिए फिल्म को तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्टैंडिंग ओवेशन मिला। इस दौरान मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर संगीत के दिग्गज ए आर रहमान तक सभी फिल्में डूबे नजर आए। कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को मिले शानदार रिसेप्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेता से निर्देशक बने आर माधवन ने कहा, We couldn't have asked for a better stage to showcase this film. Thank you so very much. बता दें दोस्तों कि रॉकेटरी पहली जुलाई को रिलीज होने वाली है। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट आर माधवन का डायरेक्टोरियल डेब्यू है। फिल्म की शूटिंग भारत, फ्रांस, कनाडा, जॉर्जिया और सर्बिया में की गई है। निर्देशन के साथ आर माधवन ने फिल्म में नाम्बी नारायण की भूमिका भी निभाई है। उनके अलावा फिल्म में सिमरन, रजत कपूर, रवि राघवेंद्र, मिशा घोषाल, गुलशन ग्रोवर, कार्तिक कुमार और दिनेश प्रभाकर जैसे कई कलाकार अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिलिप लोगन, विंसेंट रीटा और रोन दोंजी जैसे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता भी विभिन्न भूमिकाओं में नजर आएंगे। शाहरुख खान, सूर्या ने फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस दी है। फिल्म हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सहित दुनिया भर में 6 भाषाओं में रिलीज होगी। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जो रॉकेट साइंटिस्ट और इसरो के एरोस्पेस इंजीनियर नाम्बी नारायण की कहानी है, जिन्हें देश से गद्दारी करने के झूठे आरोपों में फंसाया गया था। नाम्बी नारायण की कहानी देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए ताकि वो समझ सके कि कैसे एक निर्दोष देशभक्त को राजनीतिक साजिश में फंसाकर देश का गद्दार घोषित किया जाता है। इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है जो इस तरह से है। सबसे पहले अक्टूबर 1994 को मालदीव की एक महिला मरियम राशिदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया। राशिदा को इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद केरल पुलिस ने साल 1994 में तिरुवनंतपुरम में इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नम्बी नारायण समेत 2 अन्य वैज्ञानिकों डी शशि कुमारन और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को अरेस्ट किया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी के एक भारतीय प्रतिनिधि AK शर्मा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा की दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया था। इन सभी पर इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान समेत दूसरे देशों को बेचने के आरोप लगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने तब क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रहे नम्बी नारायण से पूछताछ शुरू की। उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। तब ये मामला अखबारों की सुर्खियों में रहा। बिना जांचे परखे पुलिस की थ्योरी पर भरोसा करते हुए मीडिया ने भी नम्बी नारायण को देश का गद्दार बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। गिरफ्तारी के वक्त नम्बी नारायण रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उन पर लगे आरोपों और उनकी गिरफ्तारी ने देश के रॉकेट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम को कई दशक पीछे धकेल दिया था। दिसंबर 1994 में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोप सही नहीं पाए। अप्रैल 1996 को सीबीआई ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में फाइल एक रिपोर्ट में बताया कि पूरा मामला फर्जी है और लगाए गए आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। सीबीआई जांच में ये बात सामने आई कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नीयत से नम्बी नारायण को झूठे केस में फंसाया गया था। जांच में इस बात के संकेत मिले कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के इशारे पर केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने नम्बी नारायण को साजिश का शिकार बनाया। ये सारी कवायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ध्वस्त करने की नीयत से हो रही थी। ये वो दौर था जब भारत अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए अमेरिका समेत कई अन्य देशों पर निर्भर था। करोड़ों अरबों रुपए के किराए पर स्पेस टेक्नोलॉजी इन देशों से आयात करता था। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मनिर्भर होने से अमेरिका को कारोबारी नुकसान होने का डर था। SIT के जिस अधिकारी CB मैथ्यूज ने नम्बी के खिलाफ जांच की थी उसे केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने बाद में राज्य का DGP बना दिया। CBI जांच में CB मैथ्यूज के अलावा तब के SP KK जोशुआ और S विजयन के भी इस साजिश में शामिल होने की बात सामने आई। माना जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इसके लिए केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार में शामिल बड़े नेताओं और अफसरों को मोटी रकम मुहैया कराई थी। असल में देश से गद्दारी नम्बी नारायण नहीं बल्कि ये लोग कर रहे थे। मई 1996 में कोर्ट ने CBI की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इस केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। मई 1998 में तत्कालीन CPM सरकार ने मामले की फिर से जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले में फिर से जांच कराने
कराने के आदेश को खारिज कर दिया। साल 1999 में नबी नारायण ने मुआवजे के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को उन्हें क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दे दी। अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट में नबी नारायण की याचिका पर उन पुलिस अधिकारियों पर सुनवाई शुरू हुई जिन्होंने वैज्ञानिक को गलत तरीके से केस में फंसाया था। नारायण ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसमें कहा गया था कि पूर्व डीजीपी और पुलिस के 2 सेवानिवृत्त अधीक्षकों के जोशुआ और एस विजयन के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। वैसे तो नबी नारायण 1996 में ही आरोप मुक्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई जारी रखी और 24 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 को उनके खिलाफ सारे नेगेटिव रिकॉर्ड को हटाकर उनके सम्मान को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 3 जजों की पीठ ने केरल सरकार को आदेश दिया कि नबी नारायण को उनकी सारी बकाया रकम, मुआवजा और दूसरे लाभ दे। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नबी नारायण को मुआवजे के साथ बकाया रकम और अन्य दूसरे लाभ केरल सरकार देगी। इसकी रिकवरी उन पुलिस अधिकारियों से की जाएगी जिन्होंने उन्हें जासूसी के झूठे आरोप में फंसाया। साथ ही सभी सरकारी दस्तावेजों में नबी नारायण के खिलाफ दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नबी नारायण को हुए नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती है, लेकिन नियमों के तहत उन्हें 75 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट जब यह फैसला सुना रहा था तब साइंटिस्ट नबी नारायण वहीं पर मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि नबी नारायण के खिलाफ साजिश नहीं हुई होती तो भारत 15 साल पहले ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता। उस दौर में भारत क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पाना चाहता था। अमेरिका ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया था और रूस से समझौता करने की कोशिश हुई। बातचीत अंतिम चरण में थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस भी मुकर गया था। तब नबी नारायण ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया कि वो अपनी टीम के साथ स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाएंगे। वो अपने मिशन को सही दिशा में लेकर आगे बढ़ रहे थे। तभी अमेरिका के इशारे पर उनके खिलाफ खुद केरल की सरकार के लोगों ने साजिश की। नबी नारायण ने अपने साथ हुई साजिश पर रेडी टू फायर हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव्ड द इसरो स्पाई केस नाम से एक किताब भी लिखी है। देश के इस महान वैज्ञानिक के साथ हुई साजिश के खिलाफ भाजपा को छोड़ किसी भी राजनीतिक दल ने कभी आवाज नहीं उठाई। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी इस मामले को बहुत पहले से खुलकर उठाती रही हैं। उन्होंने 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस साजिश के तमाम पहलुओं को उजागर किया। 2019 में बीजेपी सरकार में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया। नबी नारायण ने कहा कि पद्म भूषण सम्मान से नवाजे जाने की मुझे खुशी है। मुझे सभी अब स्वीकार कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुझे निर्दोष बताया, फिर केरल सरकार मेरे पास आई और अब केंद्र ने भी मुझे स्वीकार कर लिया है। नबी नारायण के जीवन में हुए इन्हीं सब घटनाक्रम पर आर माधवन ने ये फिल्म बनाई है। कांस फिल्म फेस्टिवल से इतर एक इंटरव्यू में माधवन ने फिल्म कंपेनियन से कहा कि उन्हें रॉकेटरी को लेकर लगातार डर लगता है। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है। मैंने कोविड के दौरान कोई पैसा नहीं कमाया। मैंने कोविड से 2 साल पहले कोई पैसा नहीं कमाया क्योंकि मैं ये फिल्म कर रहा था। जिन चीजों ने मुझे जिंदा रखा वो ओटीटी का एकमात्र मौका था, लेकिन इसके अलावा मैंने कोई फिल्म नहीं की। मेरी आखिरी फिल्म विक्रम मेधा थी, इसलिए डर है, लगातार डर है। माधवन ने कहा कि वो एक ब्रेकडाउन बिंदु पर पहुंच गए थे जब मूल निर्देशक अनंत महादेवन ने फिल्मांकन में कुछ दिनों के बाद प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, लेकिन उन्हें खुद नारायणन ने निर्देशक के रूप में कार्यभार संभालने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि वे इस विषय को अच्छी तरह समझते थे। माधवन ने जोर देकर कहा कि रचनात्मक स्वतंत्रता लेना भूल जाओ। उन्हें फिल्म को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए कहानियों को हटाना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। यही आर माधवन के साथ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिल्म को मिली जबरदस्त कामयाबी और तारीफ ने माधवन की सारी तकलीफों को खुशी में बदल दिया है। अब उम्मीद यही है दोस्तों कि बॉक्स ऑफिस पर भी दर्शक इस फिल्म पर दिल खोलकर अपना प्यार उठाएंगे। तो कैसी लगी इस फिल्म की पूरी कहानी और जानकारियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।